कैसे हैं दोस्तों शाह फैसल पर बनाई गई हमारी मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री यकीनन आपने देखी होगी, जिसका हमें बाकी वीडियोस के मुकाबले बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और जिसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि हमने अपनी सीरीज शाह फैसल में लॉरेंस ऑफ अरेबिया का जिक्र क्यों नहीं किया, और दूसरा सवाल ये था कि बरतानिया आखिर आले सऊद को फंडिंग क्यों करता था। दोस्तों, ये सब हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। दोस्तों, अब्दुल अजीज इब्न सऊद के बारे में आप ये बात जान लीजिए कि वो उस्मानियों के पहले दिन से दुश्मन थे और उस्मानी उनके दुश्मन थे। अब्दुल अजीज इब्न सऊद वही हैं जिन्होंने सऊदी अरब की बुनियाद रखी थी, जो शाह फैसल के वालिद थे। लेकिन अब्दुल अजीज को उस्मानियों से ये दुश्मनी विरासत में मिली थी, जो कि अब्दुल अजीज के पैदा होने से करीब 100 साल पहले से जारी थी। हमने आपको बताया था अपनी शाह फैसल की दास्तान की पहली किस्त में कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने 1744 में आले सऊद से एक मुआहिदा किया था। इस मुआहिदे के तहत आले सऊद ने यह वादा किया कि वो मोहम्मद बिन वहाब के नजरिया इस्लाम को फैलाएंगे, जिसे आज अहले हदीस या वहाबी मसलक कह सकते हैं। इस नजरिया इस्लाम को आले सऊद ने फैलाने का वादा किया था, और जब इन्होंने अरब खित्तों में आले वहाब के नजरिया इस्लाम को फैलाना शुरू किया तो उनका सामना सल्तनत उस्मानिया, जिसे खिलाफत उस्मानिया भी कहते हैं, उनसे हुआ। हमने आपको बताया था दोस्तों कि मक्का, मदीना और आज का सऊदी शहर जद्दा जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर हाशमियों की सल्तनत थी और हाशमी उस्मानियों के वफादार थे। तो हुआ ये कि आले सऊद ने हिजाज की हाशमी सल्तनत पर हमला कर दिया, यानी इनडायरेक्टली उस्मानियों के एक इंटरेस्ट पर हमला कर दिया। 1802 में इन्होंने मक्का फतह कर लिया और इसके 2 साल के बाद इन्होंने मदीना पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह हाशमी सल्तनत पर आले सऊद का कंट्रोल हो गया। ये बात जब उस्मानी सल्तनत को मालूम हुई तो उन्होंने सऊदियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का फैसला किया। इस कार्रवाई के लिए मिस्र के गवर्नर मोहम्मद अली पाशा को जिम्मेदारी सौंप दी गई। मोहम्मद अली पाशा ने अपने एक बेटे तोसन को फौज देकर हिजाज भेजा और एक मौके पर मोहम्मद अली पाशा खुद भी हिजाज चला आया। इस तरह मिस्रियों ने सऊदी फौज को शिकस्त देकर हिजाज से निकाल दिया और 1812 तक मक्का और मदीना आले सऊद से वापस छीन लिए, और इसके बाद उन्होंने हिजाज की हाशमी सल्तनत को भी बहाल कर दिया, यानी हिजाज फिर से सल्तनत उस्मानिया के वफादार हाशमियों के कब्जे में आ गया। इस फतेह के कुछ साल बाद मोहम्मद अली पाशा के एक और बेटे इब्राहिम पाशा ने अरब खित्तों पर हमला करना शुरू कर दिया। उस दौर में सऊदी हुकूमत का दारुल हुकूमत रियाज नहीं, बल्कि उसके पास एक और इलाका अद-दरिया था। अप्रैल 1818 में इब्राहिम की फौज ने सऊदी दारुल हुकूमत अद-दरिया का मुहासरा कर लिया। 6-7 माह तक ये मुहासरा चलता रहा, लेकिन आखिरकार सऊदी हुक्मरान अब्दुल्ला इब्न सऊद ने अपने हथियार फेंक दिए और सरेंडर कर दिया। फातेह मिस्री फौज ने अब दरिया शहर की इमारतें गिराकर इसका नामो निशान मिटा दिया। आले सऊद ने जो हीरे जवाहरात बरसों पहले मदीना से लूटे थे, जो अब तक उनके पास थे, उन्हें भी वापस कर दिया। आले सऊद के हुक्मरान अब्दुल्ला इब्न सऊद को गिरफ्तार करके उस्मानी सल्तनत के दारुल हुकूमत इस्तांबुल भेज दिया गया, जिसे पहले कुस्तुनतनिया कहा जाता था। तो इस्तांबुल में उस्मानी सिपाही अब्दुल्ला इब्न सऊद को जंजीरों में जकड़कर आज जहां मस्जिद आया सोफिया है, उसके सामने उनको लाया गया, जिसे देखने के लिए तुर्कों का एक बड़ा हुजूम जमा हो गया, जो अब्दुल्ला की गिरफ्तारी पर खुशी मना रहा था, क्योंकि ये लोग उनके दुश्मन थे। और फिर इस हुजूम के सामने अब्दुल्ला यानी आले सऊद के सरबराह का सर कलम कर दिया गया। तुर्क हुजूम ने इस पर खुशी से नारे लगाए। अब्दुल्ला इब्न सऊद की सरकटी लाश 3 दिन तक आया सोफिया मस्जिद के बाहर पड़ी रही और लोग अपने दुश्मन का यह अंजाम देखते रहे। इस वाक़े के तकरीबन 20 से 25 साल तक मिस्री फौज सऊदी इलाकों में मौजूद रही और रियाज में भी उनकी फौजी छावनियां कुछ अरसे तक कायम रही। अगरचे सऊदियों ने कुछ ही अरसे बाद मिस्रियों को निकालना शुरू कर दिया, लेकिन लड़ाइयों का ये सिलसिला अगले चंद वर्षों तक थोड़ा बहुत चलता रहा। कहीं लड़ाई छिड़ जाती तो कहीं रुक जाती, कहीं सुलह हो जाती तो कहीं फिर से छिड़ जाती। इस दौरान आले सऊद मिस्रियों और उस्मानियों को रस्मी तौर पर अपना हुक्मरान भी तस्लीम करते रहे।
और मिस्र को खैराज की एक तयशुदा रकम भी भेजते रहे। ये सिलसिला 1843 तक थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ चलता रहा, लेकिन इसी दौर में आले सऊद में वो सरबराह आया जिसने आले सऊद को उस्मानियों और मिस्रियों के तसल्लुत से निजात दिला दी। ये वही फैसल इब्न सऊद है, सऊदी अरब के सरबराह थे, जो शाह अब्दुल अजीज के दादा थे, जिनके नाम पर शाह अब्दुल अजीज ने अपने तीसरे बेटे का नाम शाह फैसल रखा था। तो इस फैसल इब्न सऊद को 1834 में अपने वालिद तुर्की इब्न सऊद के कत्ल के बाद हुकूमत मिली थी, लेकिन 1837 से 38 में जब ये हुक्मरान थे सऊदी अरब के, तो इनको मिस्रियों ने गिरफ्तार कर लिया और कैद करके काहिरा भेज दिया। अलबत्ता वो किसी तरह रिहा होकर या फरार होकर 1843 में नजद आ गए। नजद पहुंचकर उन्होंने अपने उन रिश्तेदारों को शिकस्त दी जो उनकी गैर मौजूदगी में हुकूमत पर काबिज हो गए थे। यूँ दोस्तों 1843 से सऊदी हुकूमत को एक नए दौर का आगाज हुआ, जिसे फैसल बिन सऊद यानी अब्दुल अजीज के दादा ने लीड किया। ये फैसल इब्न सऊद थे जिन्होंने आले सऊद को फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया। इनके वालिद तुर्की इब्न सऊद के दौर से रियाज आले सऊद का नया दारुल हुकूमत बन चुका था, तो फैसल ने रियाज को ही अपना मरकज बनाकर इसके आसपास एक ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी थी। वो एक बहादुर कमांडर और जबरदस्त डिप्लोमेट थे। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इन्होंने सऊदी सल्तनत को खूब फैलाया। 1850 से 55 तक ये सारा इलाका ये पूरा सऊदियों के कब्जे में जा चुका था, यानी अरब इमारात, कतर, कुवैत तक के इलाके उनके कंट्रोल में जा चुके थे। यूं फैसल बिन सऊद यानी सऊदी हुक्मरान ने एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम कर ली थी। इनकी सल्तनत हिजाज को टच करती थी, लेकिन इन्होंने फिर भी कभी हिजाज पर हमला नहीं किया, क्योंकि वो फिर से उस्मानी या मिस्री फौजों को अपने खिलाफ जंग की दावत नहीं देना चाहते थे, जैसा कि माजी में हो चुका था। फिर उन दिनों बरतानिया, जो कि बहरी सुपर पावर थी, वो भी उस्मानियों की इत्तेहादी बन चुकी थी। इसलिए फैसल इब्न सऊद ने हिजाज में मुदाखलत नहीं की, ताकि दुनिया की बड़ी ताकतों को अपने खिलाफ ना किया जाए। यही वजह थी कि हिजाज का पूरा इलाका सऊदी हुकूमत के दौर में भी हाशमियों के कंट्रोल में रहा, जबकि वो उस्मानियों के वफादार थे। तो यूं हुआ कि फैसल बिन सऊद का 1865 में इंतकाल हो गया। उनकी मौत के बाद उनकी सल्तनत तेजी से बिखरने लगी। मौजूदा सऊदी अरब के बाहर जो इलाके उन्होंने कब्जा किए थे वो भी आज़ाद हो गए। 1890 से 91 के दौरान आले रशीद ने उनके दारुल हुकूमत रियाज पर कब्जा कर लिया। यही वजह थी कि सऊदी खानदान को उस वक्त कुवैत फरार होना पड़ा था। उस वक्त शाह अब्दुल अजीज सऊदी अरब के बानी की उम्र 10 से 12 साल थी। इसके बाद आप जानते हैं कि वो कुवैत से वापस आए और उन्होंने आले रशीद को शिकस्त भी दी थी। दोस्तों, इस बैकग्राउंड से आप यकीनन ये समझ गए हैं कि अब्दुल अजीज इब्न सऊद जब रियाज के हुक्मरान बने तो उनके कंधों पर उस्मानियों से दुश्मनी का बोझ पहले से था, जिसे पीछा वो किसी सूरत नहीं छुड़ा सकते थे। यही वजह थी कि जब अब्दुल अजीज ने इक़्तिदार संभाला तो पहले दिन से उन्होंने उस्मानियों को अपना सुल्तान तस्लीम नहीं किया। हालांकि उस्मानी खुद को सारे अरब खित्तों का हुक्मरान समझते थे। इस इलाके में वो किसी आज़ाद हुक्मरान को यानी किसी भी आज़ाद सल्तनत को तस्लीम नहीं करते थे। हालांकि हिजाज या आले रशीद की सल्तनत को छोड़कर कोई भी अरब इलाका अब उनके कंट्रोल में नहीं था, यानी सारे अरब खित्तों का एक अलग ही नक्शा बन चुका था, जिसमें किसी भी ताकत का कोई मजबूत कंट्रोल नहीं नजर आता था। अरब खित्तों की पेचीदा सूरत हाल के बावजूद उस्मानियों का दावा था कि वो सारे अरब खित्तों के मालिक हैं, इसलिए वो अब्दुल अजीज इब्न सऊद को अपना गवर्नर ही समझते थे। इस तरह शाह अब्दुल अजीज भी रस्मी तौर पर ये कहते थे कि वो उस्मानी खलीफा को तस्लीम करते हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि ना अब्दुल अजीज उस्मानियों के गवर्नर थे और ना उस्मानी उन्हें अपना इत्तेहादी समझते थे। ना भरोसा था, बल्कि वो तो अब्दुल अजीज को नीचा दिखाने के लिए उनके दुश्मन आले रशीद की भरपूर मदद किया करते थे। यानी उस्मानियों और आले सऊद में एक दिखावे का ताल्लुक था, जिसे दोनों तरफ से ताकत का तवज़ुन बदलने के लिए बस दिखाया जा रहा था कि
कब किसे मौका मिले और वो दूसरे से अपने पुराने हिसाब का चुकता करे। सो दोस्तों, पहले जंग अजीम तक ये सूरत हाल ऐसे ही बरकरार रही, लेकिन हिजाज की हाशमी सल्तनत और आले रशीद की सल्तनत मुकम्मल तौर पर उस्मानियों की वफादार रही। इन इलाकों में उस्मानी फौजी अड्डे मौजूद थे। जद्दा, मक्का और मदीना में उस्मानी फौजों की छावनियां भी मौजूद थीं। इसी तरह आले रशीद की सल्तनत में भी उस्मानी फौजी आज़ादाना घूमते थे, लेकिन अब्दुल अजीज की सल्तनत में उस्मानी फौजी इस तरह आज़ादाना नहीं घूमा करते थे, यानी इसकी इजाज़त उनको नहीं थी। वहाँ उनको दुश्मन समझा जाता था। इस दुश्मनी की वजह से उनकी लड़ाइयाँ भी होती थीं। पहली जंग अजीम से पहले आले सऊद और उस्मानियों में आखिरी लड़ाई 1913 में हुई थी। इस लड़ाई में अब्दुल अजीज की फौज ने अल हुसूस पर हमला करके 1200 उस्मानी सिपाहियों को इस इलाके से निकाल दिया था। इस हमले के नतीजे में अल हसा का सारा इलाका सऊदियों के कब्जे में चला गया था। इस लड़ाई के एक बरस बाद यानी 1914 में उस्मानियों ने अमीर अब्दुल अजीज से एक मुआहिदा कर लिया और उसे नजद का गवर्नर तस्लीम कर लिया, और अब्दुल अजीज ने भी उस्मानी खलीफा को ज़ाहिरी तौर पर अपना हुक्मरान तस्लीम कर लिया। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि अमीर अब्दुल अजीज और उस्मानियों में ये मुआहिदे बस कागजी तौर पर हैसियत रखते थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की अथॉरिटी को दिल से मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही पहली जंग अजीम शुरू हुई और अमीर अब्दुल अजीज को बरतानिया की मदद मिलने लगी, यानी उनको सपोर्ट मिलने लगी, तो उन्होंने ये मुआहिदा खुद ही तोड़ दिया। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ? बरतानिया ने अरबों को उस्मानियों के खिलाफ कैसे बगावत करने पर उकसाया, ये सब हम आपको लॉरेंस ऑफ अरबिया कौन था की अगली किस्त में दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नवाज खान। कैसे हैं दोस्तों? माजी की एक अजीम और शान सल्तनत, जिसे सल्तनत उस्मानिया भी कहते हैं, वो अपने बल्कान रीजन के सारे एरिया खो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनके हाथ में अभी भी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा था, जिसे अरब खित्ता कहते हैं, जिसमें आज के मौजूदा इराक, शाम, फिलिस्तीन, इसराइल, सऊदी अरब और कुवैत वगैरह आते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत उस्मानिया इस दुनिया की सुपर पावर कहलाई जाती थी, लेकिन 19वीं सदी आते आते ये बहुत कमजोर होकर सिर्फ अरब खित्ते तक महदूद होकर रह गई, और जिसमें आज का तुर्की भी शामिल है। तो दोस्तों, अब ये 1914 के बाद का जमाना है, जिसमें बरतानिया ने अब्दुल अजीज को खुलकर सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बरतानिया ने फौरी तौर पर अपने नुमाइंदों को हर उस अरब वार लॉर्ड के पास भेजना शुरू किया, जिससे उन्हें उस्मानियों के खिलाफ थोड़ी बहुत भी मदद मिल सकती थी। ऐसा ही एक नुमाइंदा अब्दुल अजीज के पास भी आया था, लेकिन वो लॉरेंस ऑफ अरबिया हरगिज़ नहीं था, बल्कि उसका नाम था कैप्टन विलियम शेक्सपियर। ये शख्स कुवैत में बरतानिया का एक पॉलिटिकल एजेंट था। इसने 1910 में पहली दफा अमीर अब्दुल अजीज से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से वो दोनों दोस्त बन गए। अब्दुल अजीज विलियम शेक्सपियर को अपना भाई कहा करता था। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अब्दुल अजीज की जवानी की तस्वीरों में से कुछ तस्वीर हैं। ये तस्वीर भी विलियम शेक्सपियर ने ही बनाई थी। यही वजह थी जब पहली जंग अजीम शुरू हुई तो बरतानिया ने शेक्सपियर को अब्दुल अजीज के पास भेजा, ताकि वो दोस्ती का लिहाज करते हुए उस्मानियों के खिलाफ बरतानिया की मदद करे। शेक्सपियर ने बरतानिया और अब्दुल अजीज के बीच मुआहिदे का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया था, लेकिन इससे पहले कि इस मुआहिदे को बरतानिया से मंजूरी मिलती, आले सऊद और आले रशीद के बीच एक लड़ाई हो गई। विलियम शेक्सपियर भी इस लड़ाई में सऊदी की तरफ से शरीक था और वो इस लड़ाई में मारा गया। बरतानवी एजेंट विलियम शेक्सपियर तो मर गया, लेकिन जो मुआहिदा वो करके गया था उसे बरतानिया ने मंजूर कर लिया। 26 दिसंबर 1915 यानी 1915 को ये मुआहिदा रस्मी तौर पर तय पा गया। इस मुआहिदे के बाद बरतानिया ने अब्दुल अजीज को 20,000 पाउंड की इमदाद भी दी। इसके अलावा सऊदी फोर्स को 1,000 राइफलें भी दी गईं और अब्दुल अजीज का 5,000 पाउंड का महीना वजीफा भी मुकर्रर कर दिया गया। ये था वो 5,000 पाउंड का वजीफा जिसका हमने जिक्र किया था। इसके अलावा मशीन गन और राइफलों की रेगुलर सप्लाई भी उनको फौरी तौर पर होती रही।
ये 5,000 पाउंड का वजीफा 1924 तक अब्दुल अजीज को मिलता रहा। इस मुआहदे के तहत अब्दुल अजीज ने बरतानिया को यकीन दिलाया कि वो कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर में कोई मुदाखलत नहीं करेगा, क्योंकि ये इलाके बरतानिया की हिफाजत में आ चुके थे। बरतानिया से मिलने वाली माली और फौजी मदद के जरिए अब्दुल अजीज ने आले रशीद की सल्तनत पर हमले करना शुरू कर दिए। इसके जवाब में आले रशीद ने उस्मानियों से मदद मांगी और उस्मानियों ने छोटी सी फौज उनकी मदद के लिए भेज दी। इस फौज में 25 ऑफिसर भी थे, जिनमें कुछ जर्मन भी थे, जबकि 300 सिपाही भी इस फोर्स में शामिल थे। इस फोर्स की मदद से आले रशीद सऊदियों का मुकाबला करते रहे और इन झड़पों का ये सिलसिला पहली जंग अजीम के खत्म होने तक चलता रहा। यानी पहली जंग अजीम के दौरान अब्दुल अजीज की फौज ने 300-350 उस्मानिया सिपाहियों का सामना किया। अब दोस्तों, आपने अब्दुल अजीज और आले रशीद की सूरत हाल को देखा तो आप यकीनन समझ गए होंगे कि अब्दुल अजीज ने उस्मानियों को नुकसान बहरहाल पहुंचाया, लेकिन तारीख के लिहाज से इसको देखा जाए तो इसे गद्दारी तो कम से कम नहीं कह सकते। लेकिन उस्मानियों से असल गद्दारी जिसने की थी वो आले सऊद नहीं बल्कि हिजाज के हाशमी थे। हाशमी हुक्मरान शरीफ मक्का हुसैन इब्ने अली वो शख्स थे जिन्होंने उस्मानियों से बाकायदा बगावत का ऐलान किया। हालांकि उस्मानी माजी में इत्तेहादी होने की वजह से एहसान कर चुके थे, इनको बचा चुके थे, इनको हर मदद कर चुके थे। फिर भी हुसैन बिन अली ने 1916 में हिजाज की उस्मानियों से आज़ादी का ऐलान कर दिया। इसके बाद उन्होंने जद्दा और मक्का पर भी उस्मानी फोर्स पर हमला किया और उन्हें हथियार डालने या हिजाज से निकल जाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मदीना पर भी कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद उस्मानी फौजों ने उन्हें शिकस्त दे दी। तो अब जब हिजाज के हाशमी यानी शरीफ मक्का ये सब कर चुके थे, यानी उस्मानियों से बगावत कर चुके थे, तो यहाँ उस तारीखी किरदार की एंट्री होती है जिसे हम और आप लॉरेंस ऑफ अरबिया के नाम से जानते हैं। तो हम पहले ये देखेंगे कि लॉरेंस ऑफ अरबिया कौन थे, उन्हें अरब खित्तों में भेजने के पीछे बरतानिया के असल मकसद क्या थे। तो दोस्तों, लॉरेंस ऑफ अरबिया का असल नाम था थॉमस एडवर्ड लॉरेंस। ये कोई फौजी इंटेलिजेंस या कोई ओहदेदार नहीं थे, बल्कि ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, यानी पुरानी चीज़ों के बारे में जानने और खोजने के माहिर थे। पुरानी चीज़ों की तहकीकात करना इनका पेशा था। थॉमस लॉरेंस की स्पेशलिटी मिलिट्री आर्किटेक्चर स्टडी करना था, यानी फौजियों के लिए बनी इमारतें लॉरेंस को देखना होती थी। फौजी आर्किटेक्चर में भी सलीबी जंगों के दौरान बनाए गए किलों पर इन्हें अथॉरिटी माना जाता था। लॉरेंस ने फ्रांस, शाम और फिलिस्तीन में सलीबी दौर के किलों की स्टडी करके 1910 में एक थीसिस भी लिखी थी। इस मुकाले को लिखने के लिए उन्होंने फिलिस्तीन और शाम का सफर भी किया था। ये थीसिस उनकी मौत के बाद 1936 में क्रूसेडर्स कास्लस के नाम से शाया हुआ था। 1911 से 1914 तक यानी 3 साल तक मौजूदा तुर्की के अंदर कारकमेश की तारीखी साइट में माहिरीन के साथ मिलकर काम भी करते रहे। कारकमेश की साइट तुर्की और शाम के अंदर फैली हुई है और जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस दौर में ये सारा इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। कारकमेश की साइट पर काम करते हुए थॉमस लॉरेंस ने तारीखी अहमियत की कई चीजें वहां से बरामद की। अब यहाँ तक तो दोस्तों थॉमस लॉरेंस का ब्रिटिश इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो कभी हिजाज या मौजूदा सऊदी अरब के किसी इलाके में नहीं गए थे। अलबत्ता कारकमेश की साइट पर काम करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा सीख लिया था जिसकी वजह से उन्हें ब्रिटिश इंटेलिजेंस की नज़र में बहुत अहम बना दिया था। दरअसल लॉरेंस ने शाम और फिलिस्तीन में जो सफ़र किए थे उस दौरान उन्होंने रवानी में अरबी बोलना सीख ली थी। उनकी ज़बान में वो मकामी लोगों से घुल मिल गए थे और उन्हीं मकामी लोगों से उन्होंने अरबों के अदब अदाब भी सीख लिए थे। इसके बाद हैरत अंगेज तौर पर उनकी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियां आईं। 1914 में पहली बार उन्हें एक खुफिया मिशन पर भेजा गया, लेकिन इस खुफिया मिशन का भी हिजाज या अरब खित्तों से कोई ताल्लुक नहीं था। उनका ताल्लुक दरअसल फिलिस्तीन और इसराइल से था। हुआ ये कि बरतानिया में कायम एक सोसाइटी ने लॉरेंस ऑफ अरबिया और कुछ दीगर लोगों को फिलिस्तीन में एक खुफिया काम करने के लिए भेजा। इस सोसाइटी का नाम था पैलेस्टाइन
एक्सप्लोरेशन फंड यानी PEF। ये सोसाइटी 1865 में बरतानिया में कायम हुई थी। बज़ाहिर तो इस सोसाइटी का मकसद तालीमी और अकादमी लिहाज से फिलिस्तीन के जोग्राफियों को स्टडी और इसके कल्चर को फैलाना था, लेकिन असल में इस तंजीम का असल मकसद कुछ और था। दोस्तों, वो मकसद क्या था? PEF सोसाइटी बरतानिया ने किस मकसद के लिए बनाई? लॉरेंस ऑफ अरबिया का मिशन क्या था? ये सब हम आपको इस कहानी की आखिरी किस्त यानी कि अगले व्लॉग में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नवाज खान। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि बरतानिया में एक सोसाइटी PEF कायम हुई थी, जिसका काम फिलिस्तीन में तालीमी और एकेडमी लिहाज से फिलिस्तीन के जोग्राफिया को स्टडी करना था, और जिसके लिए लॉरेंस ऑफ अरबिया और दीगर माहिरीन को फिलिस्तीन भेजा गया। तो दोस्तों, हम इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस सोसाइटी का असल मकसद कुछ और था। ये तंजीम खुफिया तौर पर फिलिस्तीन के नक्शे तैयार कर रही थी, ताकि फिलिस्तीन पर कब्जा करके इसे उस्मानी सल्तनत से अलग कर लिया जाए। इस बात का अंदाजा सदर की तकरीर से भी लगाया जा सकता है, जो उन्होंने 1865 में सोसाइटी की पहली मीटिंग में की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन का मुल्क आपकी और मेरी मिल्कियत है, ये वाज़े तौर पर हमारा है। बनी इसराइल के आबाओ अजदाद को दिया गया था। हम इस जमीन पर चलना फिरना चाहते हैं, क्योंकि ये जमीन हमें दी गई है। ये वो जमीन है जहाँ से हमारी निजात की खबर आएगी। ये जमीन हमारी तमाम उम्मीदों का सर चश्मा है। ये वो जमीन है जिससे हमारी देशभक्ति उसी तरह है जैसे उस कदीम प्यारे इंग्लैंड के साथ है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ये सोसाइटी PEF क्या चाहती थी। PEF को बरतानवी रॉयल इंजीनियर की भी पूरी सपोर्ट हासिल थी, और जाहिर है ब्रिटिश इंटेलिजेंस का भी इसमें दखल था। तो अब ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस और PEF का साथ में ये मिशन था, जिसमें थॉमस लॉरेंस को एक टीम के साथ भेजा गया था। इस टीम ने फिलिस्तीन की सरहद के साथ सहरा सीना में भी सर्वे वगैरह किए थे। इस मिशन के लिए फंड्स भी PEF दे रही थी। मिशन के बारे में यही मशहूर किया गया था कि इसका काम सिर्फ सोसाइटी की तहकीकात यानी कि साइंसी तहकीकात है, कोई जासूसी का मिशन नहीं है। जाहिर है ये तो बताया भी नहीं जा सकता था, लेकिन इसका असल मकसद फिलिस्तीन के शहर गजा से उर्दन के साली शहर अल-अक़बा के नक्शे तैयार करना था। इस मिशन में इन इलाकों के नक्शे कामयाबी से तैयार किए गए। PEF के तैयार करदा नक्शों ने इत्तेहादी फौज को फिलिस्तीन पर कब्जे के लिए बहुत मदद की थी। तो दोस्तों, यहाँ तक यानी 1914 तक भी लॉरेंस का अरब खित्ते से कोई ताल्लुक नहीं था। जब पहली जंग अजीम शुरू हुई तो वो मिस्र में मौजूद थे, और ब्रिटिश वॉर डिपार्टमेंट ने उनकी खिदमत हासिल कर ली, क्योंकि लॉरेंस फिलिस्तीन का नक्शा बना चुके थे। इसलिए वॉर डिपार्टमेंट ने उनसे फौजी नौयत के और भी नक्शे बनवाना चाहते थे। उन्हें फौरी तौर पर सहराए सीना में फौजी जरूरियात का नक्शा बनाने का ऑर्डर दिया गया। ये इलाका आप जानते हैं मिस्र और फिलिस्तीन के बीच में है, तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। यहाँ आज स्विस कैनाल भी है, तो ये इलाका स्ट्रेटेजिकली बहुत अहमियत का हामिल है। सहराए सीना के नक्शे की तैयारी की जिम्मेदारी देने के अलावा लॉरेंस को बरतानवी इंटेलिजेंस से भी मिला दिया गया था। ऑफिशियली यूँ तो पहली बार लॉरेंस का बरतानवी इंटेलिजेंस से राब्ता हुआ और इनके लिए काम करने लगे। लॉरेंस ने जब सहराए सीना का नक्शा तैयार कर लिया तो फिर इंटेलिजेंस ने उन्हें सबसे अहम मिशन सौंप दिया, हिजाज जाने का मिशन। ये मिशन शायद लॉरेंस की लाइफ का पहला मिशन था जिसमें वो खुफिया तौर पर नहीं बल्कि ज़ाहरी तौर पर बरतानवी एजेंट के रूप में हिस्सा ले रहे थे। यानी जहां वो जा रहे थे उन्हें मालूम था कि ये बरतानवी एजेंट के तौर पर हमारे साथ हैं। अक्टूबर 1916 में बरतानिया ने अपना एक डिप्लोमेट सर रोनाल्ड स्टार्क को शरीफ मक्का के पास हिजाज में भेजा। यानी ये वो वक्त है जब हिजाज के हाशमी शरीफ मक्का उस्मानियों से बगावत कर चुके थे। उस वक्त बरतानिया अपना एक डिप्लोमेट वहां भेज रहा था। इस दौरे का मकसद ये था कि हिजाज के हाशमी शरीफ मक्का को बरतानवी सपोर्ट का यकीन दिलाया जाए और ये भी देखा जाए कि वो बरतानवी फौज को क्या दे सकते हैं।
तो डिप्लोमेट के साथ 28 बरस के थॉमस लॉरेंस भी तभी हिजाज पहुंचे। यानी लॉरेंस तब हिजाज पहुंचे जब हिजाज के हाशमी शरीफ मक्का पहले ही उस्मानियों से बगावत कर चुके थे। दूसरी तरफ नजद के हुक्मरान अब्दुल अजीज आले रशीद पर हमले कर चुके थे। तो हिजाज पहुंचने के बाद थॉमस लॉरेंस ने ये किया कि अरबों को अंग्रेजों का वफादार बनाने के लिए दोनों हाथों से सोना लुटाना शुरू कर दिया। ये सोना उन्हें बरतानवी हुकूमत फराम कर रही थी। लॉरेंस ने अरब के शेखों और हाशमियों को सोने में तोल दिया। जंग खत्म होने तक वो अरबों को 1 करोड़ पाउंड की रकम या इस कीमत का सोना अदा कर चुके थे। अरबों ने इतनी दौलत भले ही कहाँ देखी थी। इस दौलत की वजह से अरबों में लॉरेंस का रुतबा बहुत बढ़ गया और वो उन्हें अपना लीडर मानने लगे। थॉमस लॉरेंस ने शरीफ मक्का हुसैन बिन अली के बेटे फैसल बिन हुसैन से भी दोस्ती कर ली थी। उन्होंने फैसल और दीगर अरबों के साथ मिलकर उस्मानियों के खिलाफ नए नए महाज भी खोलना शुरू किए। फिर लॉरेंस ने अरब कबाइल को छोटी छोटी टुकड़ियों में तकसीम किया और उस्मानियों पर हमले शुरू कर दिए। इन लोगों ने फौजी छावनियों को बारूद से उड़ाना शुरू कर दिया। खास तौर पर लॉरेंस ने मदीना और दमिश्क के दरमियान उस्मानियों के रेलवे लाइन पर जबरदस्त हमले किए। इन हमलों की वजह से दमिश्क से मदीना के बीच उस्मानियों की सप्लाई लाइन कट गई और मदीना में मौजूद उस्मानी फोर्स घेरे में आ गई और फंस गई। उस्मानियों की इस फौज की दूसरे महाजों पर भी जरूरत थी, लेकिन उस्मानी इन फौजियों को किसी दूसरी जगह नहीं भेज सकते थे क्योंकि अब वो मुहासरे में आ चुके थे। फिर कुछ अरसे बाद लॉरेंस ने हमलों से आगे बढ़कर एक बड़ा काम ये किया कि उन्होंने उर्दन के शहरी शहर अल अकबा पर हमला कर दिया। 6 जुलाई 1917 को अरब कबाइल ने लॉरेंस की कमान में अल अकबा पर धावा बोल दिया और इसे आसानी से कब्जे में ले लिया। तो दोस्तों, अल अकबा ही वो जगह थी जहां से बरतानवी बहरिया ने अरब कबाइल को शाम में मुंतकिल किया। इन फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर उस्मानी फौज पर गोरिल्ला हमले शुरू कर दिए। दूसरी तरफ बरतानवी जनरल LMB ने 1917 में शाम पर चढ़ाई कर दी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि लॉरेंस तन्हा ही उस्मानियों से मुकाबला नहीं कर रहा था, बल्कि बरतानवी फौज का एक दस्ता भी उनकी भरपूर मदद कर रहा था। इन बरतानवी फौजियों के पास सेरा में सफर के लिए आर्मर्ड रोल्स रॉयल गाड़ियां भी थीं, जिन पर हैवी गन भी नस्ब थी। ये बरतानवी फौजी अपने साथ चंद तैयारे भी लाए थे, जिनसे लॉरेंस और उसके साथी तुर्कों पर बमबारी भी करते थे। हाशमी फोर्सेस और जनरल LMB की पेशकदमी के नतीजे में 11 दिसंबर 1917 को पहले बैतुल मुकद्दस और फिर 30 दिसंबर 1917 को दमिश्क पर इत्तेहादी फोर्सेस का कब्जा हो गया। जब ये इलाके बरतानिया के कब्जे में जा रहे थे तो लॉरेंस वहाँ मौजूद था, लेकिन यहाँ पहुंचकर दोस्तों लॉरेंस का किरदार खत्म हो गया। उस वक्त तक उन्हें एजाजी लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया था। इसके बाद लॉरेंस को बरतानिया वापस बुला लिया गया, जिसके बाद वो 17 वर्ष जिंदा रहे। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश एयरफोर्स में एयरमैन की नौकरी भी की। लॉरेंस ने एक बार हमारे भारत में केरला स्टेट का प्राइवेट विजिट भी किया था। उन्होंने अपनी किताब द 7 पिलर्स ऑफ विजडम भी शाया की। 1935 को वो अपनी एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए और रिटायरमेंट के बाद एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए। जब रिटायरमेंट होने के कुछ महीने बाद वो अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तब वहाँ 2 बच्चों यानी कि जो 2 साइकिल सवार बच्चे आ रहे थे, उनको बचाते हुए वो एक खड्डे में गिर गए, जिसमें उन्हें सर पर एक गहरा जख्म आया था और 6 दिन बिस्तर मर्ग पर रहने के बाद वो दम तोड़ गए। 1962 में उन पर लॉरेंस ऑफ अरबिया नाम से एक फिल्म भी बनी, जिसको आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी। ये वही फिल्म है जिसने थॉमस लॉरेंस को लॉरेंस ऑफ अरबिया के नाम से बहुत शोहरत दी। तो दोस्तों, अब आप यकीनन समझ गए होंगे कि सऊदी अरब के क़याम में थॉमस लॉरेंस का कोई किरदार नहीं था, बल्कि इसके उलट था। थॉमस लॉरेंस आले सऊद के दुश्मन यानी हाशमियों के दोस्त थे। अब्दुल अजीज और लॉरेंस की कभी कोई मुलाकात तारीख के किसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। जब अब्दुल अजीज ने हाशमी सल्तनत को फतेह करने के लिए अपनी कैंपेन शुरू की, तो थॉमस लॉरेंस वहाँ नहीं थे, बल्कि वो बरतानिया वापस जा चुके थे। इस कैंपेन के नतीजे में अब्दुल अजीज ने 1925 के आखिर में हिजाज को फतेह कर लिया। दोस्तों, आपने लॉरेंस ऑफ अरबिया को लेकर एक बहुत मशहूर कहानी सुनी होगी
कि सऊदी अरब में यानी कि जो आज के आले सऊद हैं अब्दुल अजीज, इनको उस्मानियों के खिलाफ बगावत के लिए लॉरेंस ऑफ अरबिया ने ही उकसाया था और शरीफ मक्का को भी लॉरेंस ऑफ अरबिया ने ही उकसाया था। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत में हम आपको बता चुके हैं कि लॉरेंस ऑफ अरबिया शरीफ मक्का के मिलने से पहले ही शरीफ मक्का ने उस्मानियों के खिलाफ बगावत कर दी थी। तो दोस्तों तारीख में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता जिसमें अब्दुल अजीज से थॉमस लॉरेंस की मुलाकात हुई हो या थॉमस लॉरेंस ने बगावत के लिए अब्दुल अजीज को या शरीफ मक्का को उकसाया हो। तो दोस्तों ये कहानी थी लॉरेंस ऑफ अरबिया की, जिसको हमने 3 व्लॉग में आपको बताया है। अगर आप इसके अलावा भी कुछ जानते हैं जो हमने अपनी इस वीडियो में आपको नहीं बताया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, आपका दोस्त नवाज खान।